यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई को। अच्छा, अभिजीत को पहले से जानते थे आप या उनमें से किसी को, सौरभ दास को, विजेता को? तो अचानक से पता नहीं कैसे होगा, अभिजीत ने हमारे सामने भाई ने हाथ जोड़े। और लोगों का एक सवाल ये है कि भाई जुनैद को इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से वो है ना लोगों को खिला रहा है, रोज़ाना कितने हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, और पुलिस ने भी आपसे ही सवाल किया होगा, तो कैसे आपने पूरा मैनेज किया? उसका उत्तर ये है कि मैं तो धन्यवाद देता हूँ दिल्ली पुलिस का कि जो काम हम नहीं कर पाए वो काम आपने सरल कर दिया। पुलिस ने आपके बहन के घर पर जाकर दबिश दी, वहाँ से किसी को डिटेन किया, पासपोर्ट जब्त किया, क्या हुआ, क्या चल रहा था, कब से सब हुआ आपके साथ? आपकी कोई उम्मीद या चाहत है अभिजीत दीपके से कि वो सरकार से इस बारे में बातचीत करे कि क्यों आपको परेशान किया जा रहा है पुलिस की ओर से आपके परिवार को? और मैं एक मेरा साथी था और मैं ऑटो बुक करके चल दिए, और ऑटो बुक करने के पश्चात हम 50-60 मीटर की दूरी तक ही चल पाए थे। सामने से एक गाड़ी आती है, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं, कुछ नहीं। नंबर प्लेट नहीं था गाड़ी पे? हाँ, वाइट कलर की शायद स्कॉर्पियो है। लेकिन आपकी आंखों में पट्टी लगातार बंदी थी? हाँ, वो लगातार बंदी थी। वो इसलिए थी ताकि हम आप उनको देख ना सके? देख ना सके। तो जब आपने आँख से पट्टी हटाई तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई उनकी कैब वैब नहीं थी? कोई नहीं थी। वो सब जा चुके थे आपको छोड़ के, ड्रॉप वो करके? गाड़ी एक मिल्लत पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट शम्स तबरेज़ कासमी, और मेरे साथ को होस्ट को एंकर है निखत अली, और आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद जुनैद। इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, और अभी ककरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट मुकम्मल हुआ, उनको जीत मिली, और उस प्रोटेस्ट में इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। वहाँ लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, और शुरू दिन से जो शख्स मौजूद था वो यही मोहम्मद जुनैद हैं। मोहम्मद जुनैद के साथ बहुत कुछ हुआ है, आप जानते हैं, लेकिन मोहम्मद जुनैद है कौन, कहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है? इनको देखकर ऐसा लगता है कि मौलाना है, किसी मदरसा के तालिब इल्म है, लेकिन इनका बैकग्राउंड भी कुछ और है। तो इस पॉडकास्ट में तफसील से जानेंगे मोहम्मद जुनैद भाई के बारे में। जुनैद भाई, मिल्लत टाइम्स के दफ्तर में आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहला आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ तालीम हासिल की आपने? हम यूपी के गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, और वहीं पर हमने अपनी शिक्षा शुरू में अपने गांव से हासिल की। उसके पश्चात हम शहर है हमारा, वहाँ पर एक स्कूल है जी, उसमें हम गए। बुनियादी तालीम आपने कहाँ हासिल की? स्कूल में, मकतब में, कहाँ गए थे? शुरुआत में हम मदरसे जाते थे। मकतब में जी, शुरुआत की जो गाँव में होती है पहले से ही, और उसके पश्चात हम शहर के स्कूल में गए, जो वहाँ के मतलब हमारे गाज़ियाबाद का जो उच्च शिक्षण संस्थान है जी, 12वीं तक, उसी के बच्चे हमेशा टॉप करते हैं। हिंदी मीडियम में है क्या वो? हिंदी मीडियम है, अब इंग्लिश मीडियम भी हो गया। अच्छा। हज़ारों की संख्या में लोग पढ़ते हैं वहाँ पर, और हर बार ही 10वीं और 12वीं में या तो प्रथम या द्वितीय स्थान पर, तृतीय पे तो रहते ही हैं, और टॉप 20 में तो लगभग 10 से 12 बच्चे उसी स्कूल के रहते हैं। माशाल्लाह। जुनैद भाई की हिंदी बहुत टफ है, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हिंदी, तो आप बीच में ना इसको आगे हाँ, ये सवाल है मेरा कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं? ये हम इतनी अच्छी हिंदी इसलिए बोल पाते हैं, एक हमारी मैम थी जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, तो वो तो हमसे प्रेम करती थी। हमारे जिस प्रेम करती थी आप? प्रेम का अर्थ दूसरे अर्थ में मत ले गई, वो एक गुरु और शिष्य का जो प्रेम अच्छा, गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है, बिल्कुल, उसको दूसरे उसमें नहीं ले जाना, बिल्कुल। हाँ। और वो हमारे जो विद्यालय था उसमें बैठने के लिए अध्यापकों को कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो वो मतलब खड़े हो, वो इसलिए थी ताकि मतलब टीचर पढ़ाता रहे। तो वो हिंदी की हमारी मैम थी, तो अगर मतलब कहीं पे बैठने का स्थान नहीं होता था, तो कहीं जैसे खाली स्थान था, अधिकतर हमारे जो विद्यालय था उसमें अधिकतर बच्चे
कई सैकड़ों की तादाद में वैसे बच्चे होते थे, बल्कि मैं कहूँ हजारों की तादाद संख्या में, कि उनकी उपस्थिति 100% होती थी पूरे साल में। अच्छा। इसीलिए तो उस स्कूल के बच्चे टॉप कर टॉप पाते थे। वो विवाह कार्यक्रम छोड़ देते थे, सारी चीज़ छोड़ देते थे, और इतना अच्छा वहाँ का मतलब वो था परिवेश। बिल्कुल बच्चे को यही नहीं लगता था कि आप मतलब बहुत अच्छे से समझाते थे। हमारे प्रधानाध्यापक भी बहुत अच्छे थे, तो वो मेरे पास बैठ जाती थी। अच्छा। तो मुझे लगा उन्होंने अपने जो गुण थे वो मेरे अंदर फिर बात हिंदी करके, के। हाँ, और मैं इसी में मतलब बोलता हूँ। हिंदी ज़्यादा बोलते बहुत लोग ये बोलते हैं तो कि घर में हिंदी में बात करते हैं ज़्यादा आप? हाँ, आपकी वेशभूषा ऐसी है, बिल्कुल। आप ये सब क्यों बोलते हैं? मैंने कहा ये भाषा का तो बात किसी धर्म की थोड़ी ना होती है, बिल्कुल। कोई भी बोल सकता है, इसमें किसी का अधिकार थोड़ी। तो आमतौर पे अब मैं धारा प्रवाह में हिंदी में ही बोल पाता हूँ, तो अब मैं नए शब्द बना के कहाँ से लाऊं? कंफर्टेबल लैंग्वेज आपके लिए हिंदी? हाँ, आमतौर पे दाढ़ी टोपी अगर किसी की है और हाँ, तो हिंदी मदरसे नहीं में बोलता। पढ़े हैं तो उर्दू की तरफ ज़्यादा उनका होता है। लेकिन आप जब हिंदी इतनी अच्छी बोल रहे थे तो हम भी हैरान हो रहे थे कि इतनी अच्छी हिंदी आप कैसे बोल पाते हैं, क्योंकि कई बार तो हम भी अटक जाते हैं जितनी अच्छी हिंदी ये बोलते हैं। हाँ, उसमें मुझे बोलना अच्छा लगता अच्छा, है। 12वीं के बाद फिर आपने क्या किया जुनैद भाई? 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया। एक हमारा एक गाजियाबाद में एक डिग्री कॉलेज है सरकारी। अच्छा, सरकारी। हाँ, थोड़ा सा हमें छात्र राजनीति का शौक था। अच्छा। अच्छा, तो शुरू से तो ही, स्टूडेंट विंग की कोई लड़ाई की है आपने वहाँ हाँ, हम शुरू से ही छात्रों के लिए संघर्ष करते आए हैं। अभी तो हमारा चेहरा थोड़ा चमका है पे? अच्छा। छात्रों के लिए। तो अब शुरू से लड़ते आए हैं? हाँ, मेरा कुछ और था, लेकिन मुझे क्योंकि छात्र राजनीति का शौक था, तो सरकारी स्कूल में ही हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो मैंने वहाँ से बीए किया। तो जिस टाइम 2016 या 17 की बात थी जब मैंने वहाँ पर किया, तो लास्ट टाइम में हमने एक भाई को मिलकर चुनाव लड़ाया था। फिर अगली बार हमने संकल्प लिया था कि आप इस बार अगली बार हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर पहले अखिलेश जी की सरकार थी, 17 समाजवादी तक, की, जब चुनाव था 16 में हुआ था लास्ट। उसके बाद दूसरी सरकार आ गई। उसके पश्चात हमने एक साल मेहनत किया। फिर हमें सुगबुगाहट हटाई कि इस साल चुनाव नहीं होंगे, तो फिर हमने दोबारा से प्रयास किया, तीसरी बार। फिर मैंने ये लगता रहा कि अब चुनाव होंगे। फिर मैंने मास्टर में भी मास्टर्स भी किया आपने? हाँ, राजनीति विज्ञान। किस सब्जेक्ट में किया आपने बीए और मास्टर्स? हाँ, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में हमने मास्टर भी किया। और उसी कॉलेज से? हाँ, उसी कॉलेज से, क्योंकि हम लगातार वहाँ पर संघर्ष कौन सा मुद्दा सबसे पहले उठाया था आपने उस कॉलेज में? उस कॉलेज में हमने सबसे पहले ये उठाया था कि मतलब शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा था, ठंडा गर्मी का मौसम था। हाँ, तो हमने उसके लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो हम काम करते थे जो प्रवेश का समय होता था। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते थे उस समय में ही जिनके पास फीस के भी पैसे नहीं होते थे। तो ड्राफ्ट से वहाँ पर फीस पहले जमा होती थी, अब तो ऑनलाइन वगैरह सब हो गया, बैंक से ड्राफ्ट बनता। तो उनके लिए फीस का इंतजाम आप करवाते थे? अगर जो ऐसे लोग थे, कॉलर फटे हुए उनके माता पिता आते थे। अच्छा। और उनका मतलब मेरिट में सूची में नाम आ जाता था। तो 12th के अंकों के आधार पर CCSU जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की, उसमें मेरिट लगती थी। तो बहुत से लोग आते थे, तो वो पैसों की वजह से, फीस भी कोई अधिक नहीं होती थी, पैसों की वजह से इधर उधर बात करते थे। तो हम पहचान लेते थे ऐसे लोगों को, तो मिलजुल कर तब भी हम उनकी सहायता करते थे। और एक बार का समय है, प्रवेश का अंतिम दिन था। उस दिन शुक्रवार का दिन था, हम नमाज, जुमा का दिन था मतलब? हाँ, नमाज के लिए गए थे। तो हाँ, बहुत सारे लोग अपना रेडी करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें तैयार करते थे। हम उनका फॉर्म वगैरह भी भरते थे, पूरी टीम हमारी बनी हुई थी, उनसे भरवाते थे। उसमें लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे। तो मैं जब नमाज के पश्चात वहाँ पर आया, मैंने देखा तो अंदर से वो उन्होंने उसको लगा लिया गेट को कि अब टाइम ख़त्म हो गया, पूरा हो गया।
फिर बच्चे आते ही एकदम कहने लगे भैया हमारा तो नंबर भी आया हुआ है, सारी चीज़ें, फिर ये सब क्यों। मेरे अंदर से एकदम क्रोध आ गया कि ये तो अन्याय है बच्चों के साथ। हमने उसको 2-3 बार पुश किया, कम उसको अंदर से कोई आया, कहने लगा कि अब फिर वैसे नहीं हो गया, अब बताओ क्या कहना है। मैं कहना क्या है, ये सब क्या है, ये बच्चों के साथ क्या कर रहे हो आप। फिर मैं वहीं खड़ा रहा और 5, 6, 7 बजे तक, फिर बच्चे लास्ट टाइम एक 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आया, उसका भी फिर हमने प्रवेश सुनिश्चित कराया। अंतिम समय था और एक बहन का ड्रॉप नहीं बना था, वो बहुत परेशान हो गई चूँकि 4 बज गए थे। तो मैं खुद अपनी स्कूटी से उस बहन को अपने साथ लेकर गया और उसका ड्रॉप बनवाया। मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया, सर इसके बच्चे भविष्य का सवाल है, फिर भी इसका अंतिम दिन है, ड्रॉप बना देंगे प्लीज। तो बैंक भी मैनेजर भी मान गया, चलो हम आपकी बात मान लेते, फिर उसका एडमिशन उसका प्रवेश कराया। तो शुरू से ही छात्राओं की तो जुनैद भाई, आप जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो इसी वज़ाक़ता में थे? हाँ, अब शुरू से इसी? नहीं, 12th तक तो हमने वही वेशभूषा जो सब सामान्य पहनते हैं, लेकिन उसके पश्चात से हमारी वेशभूषा यही है। हमने BA भी किया, मास्टर भी किया और LLB भी कंप्लीट किया और जुडिशरी की भी तैयारी हमारी चल रही। तो क्यों आपने अपना लिबास बदल लिया, इसको क्यों इख्तियार किया आपने? बस मैं तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था, स्टूडेंट्स के जोड़ होते थे इतवार में, और उनको जोड़ना, उसमें भी हम ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। हमारा NH9 पे 24-25 कॉलेज हैं अभी, उनका भी तो वो उन सब से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ भी आते रहते हैं मरकज़, तो यहाँ की शिक्षा दीक्षा से। जब आप अभी जाते हैं तबलीगी जमात में? जी, जब भी, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अब मैं जाते ही सबसे पहले वहीं। जब आपने अपना लिबास बदला तो कुछ अलग हुआ आपके साथ, जैसे पहले नॉर्मल पैंट शर्ट में आते थे और अब आपने लिबास बदला? नहीं, फिर हमने चेंज कर लिया तो क्योंकि जिस चीज़ में आदमी को सुकून मिलता है, अंदर से संतुष्टि मिलती है, तो वही वेशभूषा आदमी इख्तियार करता है। तो मैं समझता हूँ वेशभूषा का तो अपना संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल, और इससे तो अपनी एक पहचान। स्टूडेंट्स के बीच में कभी अलग बिहेव लोगों ने किया दूसरे स्टूडेंट्स ने आपके साथ? ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी 2017 के बाद नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी ABV हमारे छात्र विंग थी, ABVP के भी लोग थे, उनसे भी मेरा ABVP BJP के साथ छात्र संगठन है, और हमारे कुछ समाजवादी की छात्र सभा के लोग थे, आपके थे, ये सब थे। तो लेकिन सबसे मेरा सामान्य रहता था। हम उनसे भी ये कहते थे, अगर छात्र छात्राओं के हितों की आवाज़ है तो अच्छा ABVP हो चाहे कोई भी हो, हम सब मिलजुल कर सामूहिक रूप से संघर्ष करेंगे। इसमें क्या है, छात्रों के लिए क्या क्यों तो LLB क्यों कर रहे हैं आप, क्यों आपने इसी फील्ड को चुना? मैं चूँकि शुरू से ही मेरे अंदर एक चेतना रही है कि समाज के लिए, लोगों के लिए जो दीन दुखी हैं, और मैं जैसे कभी कचहरी जाता था तो वहाँ पर देखता था कि कुछ लोगों के पास फीस भरने के भी वकील के पैसे नहीं होते थे, फटे हुए उनके कपड़े हैं, लगातार चप्पल घिस रहे हैं। तो मैंने उनकी पीड़ा को समझने के लिए, तो मैंने इस लिए पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं कि लोगों की सेवा कर सकूं, मदद कर सके, उनकी मदद कर सकूं, उनके केस फ्री में लड़ सकूं। आपके वालिद साहब क्या करते हैं जुनैद? मेरे वालिद साहब पेशे से किसान हैं। अच्छा। और खेती बाड़ी करते हैं और भैंसों का पालन पोषण करते हैं। आपके अलावा और कोई भाई है आपका? मेरा एक छोटा भाई है, वो भी पढ़ रहा है। वो पढ़ रहे हैं? वो यूपी में ही? हाँ, वो भी यूपी में ही है। शादी हो गई आपके? अभी शादी नहीं है, अभी शादी का कार्यक्रम यहाँ से आने से पहले चल रहा था, उसमें बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आया तो मैंने उधर का थोड़ा छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ से जाने के पश्चात इंशाल्लाह शीघ्र ही ये कार्य भी संपन्न हो, जल्दी शादी हो गया। बात है, अपनी निजी जिंदगी दरकिनार कर दी छात्रों के लिए। वो क्योंकि एक बड़े उद्देश्य के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है, और छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं या जो चीज़ें आती हैं उनको। तो आप यहाँ कब आए, स्टूडेंट्स मूवमेंट से कब जुड़े, जो कॉकरोच जनता पार्टी का? मैं शुरू जब 6 तारीख को पहला कॉल था इनका, मैं तब भी आया था। अच्छा। और उसके पश्चात दूसरा कॉल 20 तारीख को जो शुरू हुआ, मैं उसमें भी आया। हालांकि कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि
अभी रुको थोड़ा देखो कैसा चल रहा है, लेकिन मैं शुरू से ही मैं यहाँ पे, पहले दिन से आप आए? हाँ पहले दिन से लगातार रहा और लास्ट के दिन तक मेरा। तो पहले दिन आप क्यों आए थे? मतलब आप ये सोच कर आए थे कि इनकी मदद करनी है खाने नहीं, वाने नहीं, के जरिए, या हिस्सा लेने आए थे? हिस्सा लेने के लिए आए थे। लेकिन जो मैंने आकर चीज़ें देखी तो ये उनको वो इतने बड़े लोग उद्देश्य के लिए आए हैं और बहुत लंबे समय के पश्चात एक अच्छे उद्देश्य के लिए लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैंने समझा कि क्या नाम है इनकी तो सहायता की जानी चाहिए। तो मैंने एक संकल्प लिया अंदर से कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और जब एक अच्छे निस्वार्थ भावना के साथ कोई अच्छा संकल्प लेता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी उसकी मदद सहायता करता है। तो वही हुआ। मेरा एक सवाल है, जब आपने पहले दिन से शुरू किया ये करना, जी जी। जब आप शुरू कर रहे थे तब आपने कमाना शुरू कर लिया था? नहीं, मिलजुल क्योंकि कर, आप कह रहे थे आप एग्जाम देकर आए थे। हाँ लेकिन हमारा घर का भी तो वो सब मैं करता हूँ ना। हाँ हाँ। हाँ इतना तो हम पानी जुटाया हमने सबसे पहले, फिर कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ लोगों को फिर जोड़ा, तो सामूहिक रूप से मिलजुल के आपने किया। हाँ बड़ी बात एक है। शुरुआत करनी, कहते नहीं कि लोग मैं अकेला ही चलाता जाने भी मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवार। देखा जाए तो आपने सिर्फ पानी से शुरुआत की, बाकी हाँ, लोग जुड़ते गए हाँ, फिर पानी आपके से साथ। शुरुआत की, फिर उसी रात हम नमकीन बिस्किट से करी, फिर उसी रात खाना भी बहुत सारा, जो वहाँ पर लोग थे सबको खाना उस दिन रात को आपने कराया। सब सारी चीज़ की व्यवस्था हुई, और फिर लोग जुड़ते गए। हमारे नीरज शर्मा जी हैं, एक पांडे जी हैं, और एक रमनदीप जी सिख भाई हैं, मतलब सभी एक विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिल। लेकिन अफसोस पुलिस सिर्फ आपके घर जाती है, रमनदीप और सबको छोड़कर। बहरहाल अरे मैं उस विषय में नहीं। अच्छा, अभिजीत को पहले से जानते थे आप, या उनमें से किसी को, सौरभ दास को, विजेता को? नहीं, मैं हम पहले से नहीं जानते थे, यहीं पर आकर हम मिले और यहीं पर आकर हम जाने। तो अभिजीत से पहले आपकी मुलाकात कब हुई फेस टू फेस? उसी मिल तो हम उसी दिन लिए थे पहले, 20 तारीख को। 20 तारीख को। हाँ, क्योंकि सीमित संख्या में लोग। मतलब जब आप वो मदद वगैरह लेके पहुंचे थे तब उनसे फेस टू फेस मुलाकात हुई हाँ, थी? कैसे मतलब? सीमित नहीं, तब तो हम तो हमारा उस ओर ध्यान नहीं था कि हम उनसे मिलना है, वो करना है, हम तो अपनी काम पे ध्यान दे रहे थे, और हमें ये भी नहीं था कि इतनी प्रसिद्धि हो जाएगी, ना हम उसके लिए काम कर रहे थे। वो तो अचानक से पता नहीं कैसे होगा, अभिजीत ने हमारे सामने भाई ने हाथ जोड़े और वो वीडियो वायरल हो गई, तो उसके पश्चात ये सब हो गया। या अप्रत्याशित तरीके से ये हुआ, इसकी अपेक्षा हम नहीं कर रहे थे, और ना इस चीज़ के लिए हम आए थे। हम तो सिर्फ सम्मिलित होने के लिए आए थे, और फिर जो वहाँ पर चीज़ें देखी, फिर एक संकल्प लिया और उसको मैनेज करते। तो जब प्रोटेस्ट वहाँ से शुरू हुआ, आप तो पहले दिन से थे, तो आगे कैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा? कैसे वो लोग प्रोटेस्ट की प्लानिंग करते थे? आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट, क्या सब हो रहा था? प्रोटेस्ट कैसे यहाँ तक पहुँचा? प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ, बहुत शुरुआती दिनों में सीमित संख्या में लोग रहते थे। सुबह के टाइम में 500-700 तक लोग रहते थे। अच्छा। और शाम के टाइम में मुश्किल से 1000 तक लोग होते थे, और इसी तरह चलता रहा। लेकिन जो सोनम जी के साथ जो वो घटना हुई, जबरदस्ती जो पुलिस ने उनको वहाँ से लेकर जाया गया, सोनम सर तब भी थे, और उनके इतने फॉलोवर थे, लेकिन तब तक भी लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ दिल्ली पुलिस का कि जो काम हम नहीं कर पाए वो काम आपने सरल कर दिया हमारे लिए। जो हम लोगों को नहीं ला पाए, लोगों को नहीं चेता पाए, जगा पाए, तो वो काम आपने कुछ ही दिनों में कर दिया, कुछ ही पलों में कर दिया। सोनम जी साहब की मुलाकात हुई थी? हाँ, उन्होंने क्या बातचीत हुई जब उनसे मुलाकात होती थी आपकी? तो सोनम जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमारा धन्यवाद दिया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, छात्र छात्राओं का ध्यान रख पा रहे हो, और इतना अच्छा आप कार्य कर। जितने भी लोग वहाँ पर आते थे सब हमें पूछते थे हमारे बारे में। पुष्पेंद्र सरोज सामान्य सांसद जो है, उन्होंने हमारे बारे में मंच से बोला कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। और भी लोग जितने भी आते थे वो हमसे मिलकर हमारे स्टॉल पर आते थे, मिलकर जाते थे। वो आए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, हाँ, बहुत उन्होंने हमें सराहा। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कई बार आए हैं, क्या कभी उन्होंने आपसे बात की हो? क्योंकि दिल्ली के कई सारे नेता आए हैं। हाँ, उनसे मनीष जी आए और भी लोग आए, उन्होंने भी सराहा काम को हमारे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे आए, वीरेंद्र करात जी आए,
संजय सिंह, उन्होंने आपसे बात की? संजय सिंह ने तो सुबह हमें कॉल किया कॉल भी अच्छा, किया उन्होंने? क्या कहा संजय सिंह ने कॉल कर? कि जुनैद भाई आपके साथ बहुत क्या क्या हो रहा है। संजय सिंह जी का फ़ोन आया और फिर इमरान मसूद जी का फ़ोन आया। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम आपके थाने जाएंगे और उनसे बात करेंगे किस प्रकार का ये क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट भी किया संजय सिंह ने हमारे। हाँ, मैंने देखा उनका ट्वीट भी किया और ये बोला कि मेरा नाम हम बस सुरक्षित कर लीजिए, अगर आपको कोई भी समस्या कभी भी उत्पन्न होती है तुरंत से हमें बताइए। बिल्कुल, आगे इस पर हम बातचीत भी करेंगे, वहीं पहुंच रहे हैं। तो जुनैद भाई, लोगों का एक सवाल ये है कि भाई जुनैद को इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से वो है ना लोगों को खिला रहा है, रोज़ाना कितने हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, और पुलिस ने भी आपसे ही सवाल किया होगा, तो कैसे आपने पूरा मैनेज किया उसका सिस्टम? उत्तर ये है कि हम जो उसको मैनेज कर रहे थे उसमें जैसे कोई भी जो जितने भी लोग वहाँ पर आते थे अपने बैग में कुछ ना कुछ अवश्य डाल कर लाते थे। कोई जैसे पानी की कोई कैरेट पूरी लेकर आ गया, कोई 20 पैकेट पैक करवा के खाना होटल लेकर से आ पूरी गया। थाली पैक करके वो लेकर आ रहा है। कोई कुछ कैरेट केले लेकर आ गया, कोई गुरुद्वारे से खाना आ गया, और कभी किचन से खाना आ गया कहीं से, तो कोई बिस्किट दे के जा रहा है, कोई नमकीन, कोई स्नैक्स। और अभी आपने देखा स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट बिल्कुल, से हाँ। कोई दूर बैठे कहीं से खाना भेज रहा है। तो वो एक शुरुआत हो गई थी और फिर लोग जुड़ते चले गए और फिर तो इतना चलता रहा। वहाँ लगभग 18 से 20 घंटे तक हमारा काउंटर चलता था। याद है। कभी हम लस्सी बांट रहे हैं, कभी रूह अफ़ज़ा बांट रहे हैं, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, और लास्ट के टाइम में अब तो छाछ की चाय और अच्छा, हाँ। एक से पिज्ज़ा, बर्गर, सब। एक से एक डोमिनोज की पिज्जा, एक से एक वीआईपी खाना, प्राइस, हाँ। सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ। वेस्टर्न फूड, लेकिन सबको चाइनीज याद फूड। रखने की जरूरत है, शुरुआत मोहम्मद जुनैद ने की थी, ये बात हर कोई याद रखेगा। शुरुआत पानी से हुई थी। हाँ, पानी। तो ये सब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, आपका काउंटर अभी तक लगा रहा वहाँ? हाँ, लास्ट तक लगा रहा, और लास्ट में भी इतना बहुत सारा खाना मतलब वो रहा, तो हमने बोल दिया कि आप इसको जो घर लेके जा सकते हैं लेके जाओ। लेकिन आपने एक इंटरव्यू दिया ललन टॉप को, उसमें आपने बताया कि पुलिस ने आपके बहन के घर पर जाकर दबिश दी, वहाँ से किसी को डिटेन किया, पासपोर्ट जब्त किया, क्या हुआ, क्या चल रहा था, कब से सब हुआ आपके साथ? वो 2-3 दिन पहले मेरे पिताजी शाम के टाइम घर पर खाना खा रहे थे, तो पुलिस वाले आए और उनको उठा करके लेके गए। उनसे देर रात तक पूछताछ करी, फिर उनको छोड़ दिया। उसके पश्चात क्या पूछताछ किया पुलिस ने आपके पिताजी से? वही कि उसको वहाँ पे क्यों भेजे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से इतना वो खाना बांट रहा है। लेकिन उसका मैंने उत्तर दे ही दिया है, उसमें दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। और सब मिलजुल कर ही कर रहा है, एक व्यक्ति इसको कर भी नहीं सकता है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। एक व्यक्ति इतना अधिक कहाँ से इतना एक दिन का भी नहीं कर सकता। तो उसके पश्चात जो है मेरी बहन अगले दिन, मेरी बहन रहती है मेरठ में, तो वहाँ पर उनके ससुर को, उनके देवर को भी उठा करके वहीं पर लाया गया, संबंधी उसी थाने में। हाँ, तो ये सब हुआ। अब वो लेकिन पूछताछ के बाद उनको भी जो है छोड़ दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस का कि आपने उनको। ऐसा मेरठ पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस ने? नहीं, यूपी मतलब हमारे जो थाने की पुलिस ने। हाँ, मेरठ पुलिस का कोई नहीं। ये सब हुआ। तो पासपोर्ट भी जब्त हुआ, किसका पासपोर्ट जब्त हुआ था? पासपोर्ट की तो खबरें आ रही, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, ये गलत है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर आपको क्यों पुलिस ने डिटेन कर लिया? जो अहम दिन था उस वक्त आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्या हुआ था आपके साथ, ये बताइए। 24 तारीख की रात में लगभग 10:45 या 50 होंगे, अभिजीत भाई का मुझे फ़ोन आ रहा था। मेरे घर वालों को जो गिरफ्तार किया था, मैं फूड काउंटर पर था, तो उनका मुझे फ़ोन आ रहा था, मैं उन्हीं से बात कर रहा था। तो कोई कुत्ता था वहाँ पे, संभवतः मेरा पैर उसके ऊपर शायद पड़ गया, प्रोटेस्ट साइट पे ही? हाँ हाँ। अच्छा, तो उसने मुझे यहाँ पर ये मेरा है निशान भी है ना? हाँ, कुत्ता का ये। हाँ, कुछ मुझे काट लिया उसने। तो मैंने सोचा कि ये फैल ना जाए, रेबीज का इंजेक्शन तुरंत से लगवाया जाए। तो जैसे ही मैंने ऑटो बुक किया, ऑटो बुक करके सुरक्षित वहाँ पर मैं पहुँच गया। पर्चा भी 11 बजे। कहाँ? RML पहुँचे? हाँ, RML
वो ही नज़दीक है वहाँ से, बाजू वहीं पे मिलता भी है। और 11:17 पे मेरे पास पर्ची भी है, उसका फ़ोटो भी है। तो हमारा वो पर्चा बना, जो टाइप करके बनाते हैं वो, और उसके बाद मैं वहाँ रहा, टीके वगैरह लगे मेरे कई, और मैंने साबुन भी लिया स्टोर से, उसको वॉश किया, सारी चीज़ हो गई। 20 मिनट के बाद उसका टाइम दिया कि 20 मिनट के बाद इसको दिखा के जाना, मैं इतनी देर तक वहाँ पर होगा। तो जब हम वहाँ से निकले तो लगभग 12 या 12:10 का टाइम होगा। हम और एक ऑटो बुक किया, चूँकि वहाँ पे जैमर वो नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो था, शट डाउन ऑनलाइन था हम पूरा बुक नहीं इंटरनेट। कर सकते थे, ऑफलाइन बुक करना मजबूरी थी। मैं एक मेरा साथी था और मैं ऑटो बुक करके चल दिए, और ऑटो बुक करने के पश्चात हम 50-60 मीटर की दूरी तक ही चल पाए थे। सामने से एक गाड़ी आती है, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं, कुछ नहीं, नंबर प्लेट नहीं था गाड़ी पे? हाँ वाइट कलर की शायद स्कॉर्पियो है। और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, 4-5 लोग, थोड़ा कट्टे कट्टे हाँ, मतलब हाँ, मतलब आपके ऑटो के सामने उसने गाड़ी लगा दी अपनी क्या? हाँ, और दोनों तरफ से जो मेरा भाई मेरे साथी था, मेरे साथ उनको, हम दोनों को ऑटो में दोनों तरफ से बीच में उन्होंने ले लिया। हम पहली बार में तो डर गए कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई असामाजिक तत्व, हाँ, कोई शरपसंद नासिर हो, हाँ, कि हमको मारना चाहता है या कुछ जो भी बात हो। लेकिन उन्होंने कहा कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। अब वो वास्तविक ही दिल्ली पुलिस से थे या कौन थे, ये तो एक जांच का विषय है, बिल्कुल ये हम कह नहीं सकते हैं। उन्होंने कार्ड दिखाया तो उसमें तो यही लिखा था कि दिल्ली पुलिस। तो हमने कहा हम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी गाड़ी में बैठो। तो हम उनके सामने क्या अपने वो कर पाते। तो वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठ कर उन्होंने आँख से पूरा हमारी पट्टी पूरा, मोबाइल आपका फ़ौरन ले लिया था? हाँ, पहले मोबाइल, मतलब आपको इतना मौका मिला कि आप किसी को फ़ोन करके नहीं कह नहीं सके नहीं, कि इसीलिए तो सबसे पहले मोबाइल लिया। हम किसी को बता ही नहीं पाए, अगर हम बता देते तो हो सकता था हजार की संख्या में तो वहाँ सिर्फ पर लोग आ आपको उन्होंने लिया है, जो आपके दोस्त थे साथ हाँ, में उनके पास 2 मोबाइल थे, मेरे पास एक ही उनको भी मोबाइल। रिटेन कर लिया पुलिस ने? हाँ, उनको भी मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे साथ थे, अगर वो उनको छोड़ दे तो वो जाके बता देता, इसलिए उनको भी रखा गया मेरे साथ। तो वहाँ पर एक कमरा सा था बाकायदा, उसमें एसी वगैरह चल रहे थे। और उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें एक उंगली भी टच नहीं की और अच्छे से पेश आए। और खाने के लिए भी पूछा, पानी के लिए लगातार पूछते रहे कि पानी कितनी देर गाड़ी चलाकर आपको उस जगह तक ले गए? लगभग 20-25 मिनट तक गाड़ी चली। 20-25 मिनट बस? अच्छा। और किसी विशेष स्थान पर वो लेके गई, सीढ़ियाँ थी, ऊपर भी हम चढ़े थे। और कहने लगे कि सिर्फ 10 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। हमारे बड़े साहब आने वाले हैं, वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आप उनका अगर संतोषजनक उत्तर दे दिए तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। ये सब धमकी के अंदाज में कहा गया था या बहुत नहीं, ऐसे ही बिल्कुल सामान्य रूप से सामान्य बोला रूप था उनकी तरफ से, मतलब कोई इतना बड़ा वो नहीं किया गया। लेकिन आपकी आंखों में पट्टी लगातार बंदी थी? हाँ, वो लगातार बंदी थी, वो इसलिए थी ताकि हम आप उनको देख ना सके या पहचान ना पाए। और ये सब हुआ पूरी रात, ये सब हम आंखों से पट्टी बंदी रही। फिर प्रातःकाल हो गया और उसके पश्चात हम बैठे रहे। और उसके बाद 11:30 या 12 बजे के आसपास उनके साहब आए। अच्छा। उन्होंने हमसे फिर प्रश्न किए, हमें बिठाया, उनका उत्तर लिया और सारी चीज़, और उन्हें लगा कि संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दो। प्रश्न तो आपसे यही किया होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है आपके हाँ, पास? वही सब कुछ प्रश्न थे। क्या थे जैसे उनके सवाल किस अंदाज कि से? यहाँ पर आप क्यों जुड़े, आप इतनी दूर से, आप कहाँ से आते हो? मैंने कहा कि गाजियाबाद से। मुझे कितना घर आया है आपका? 35-40 किलोमीटर तो होगा ही लगभग। तो कितनी दूर से यहाँ पे क्यों आए, आप क्यों अपना काम पे ध्यान देते, ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर हो? मैंने कहा जी, छात्रों के साथ यही तो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई ना कोई तो उसके लिए आगे आना होगा। और तो इसलिए हमने ये सब देखा, तो हम शुरू के दिन से यही हैं। और शुरू के दिन से चूँकि हम यही हैं, हमारा वीडियो अभिजीत भाई का वो वायरल हो गया, तो हम थोड़ा सा
उसमें आ गए तो लोग ट्रस्ट करने लगे कि 100 के दिन से ये करता है, तो जो भी सामान लाता था हमें ही सौंप कर चला जाता था कि आप बांट देना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना नाम भी नहीं करना नहीं चाहते थे अपना नाम, बिल्कुल। हाँ, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हाँ, खाना कहीं ना पीना कहीं उनको फूड डर भेजना। था कि हमारे जो कारोबारी लोग होते हैं हमारे कारोबार पर कोई आँच ना आ जाए, या कोई ईडी या ये सब इन सब चीज़ों से कुछ लोग बचना चाहते थे, तो वो पिछले दरवाजे से सहायता कर रहे थे और वही हम दूसरों तक पहुंचा रहे थे ईमानदारी के साथ। तो पुलिस ने आपसे कहा कि सब मत करो, छोड़ दो, उन्होंने वापस जाओ। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये सब चल रहा है और आप बहुत हो कर लिया, अब शांति से अपना जीवन जियो। ये भी बोला कि तुम मुसलमान हो के क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं, इस प्रकार की शब्दावली का तो उन्होंने प्रयोग इस्तेमाल नहीं नहीं किया। किया। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि क्या नाम है, फिर हमें मतलब गाड़ी में बिठाया उन्होंने और 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही, हमें पता ही नहीं, आंखों से चूँकि पट्टी बंधी थी, तो वो लगातार गाड़ी चलती रही, हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और फिर जब उन्होंने हमें उतारा तो ये बोला कि 5 मिनट तक इसको मत खोलना और 1 घंटे तक मोबाइल को ओपन मत करना। अच्छा। और उसके पश्चात हमने थोड़ी देर वो चले गए तो हमने पट्टी को आँखों से उठाया तो हमने देखा कि ठंडी हवा आ रही है और कोई पहाड़ जैसी चीज़ें, पहाड़ जैसा? हाँ, पहाड़ ही थे, पहाड़ जैसी क्या पहाड़ ही था वो। तो हमने फिर वहाँ पे देखना चाहा कि कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं है, इसमें पढ़ कर देख ली कौन सा स्थान है, कहाँ पर है। तो फिर हमें कुछ दिखा नहीं, हमने एक राहगीर से पूछा तो कि भाई ये कौन सा स्थान है, उन्होंने कहा कि ये तो मसूरी देहरादून है, उत्तराखंड। हम स्तब्ध रह गए एकदम से। फिर हमने वहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर ISBT देहरादून तक तो जब आपने एक ऑटो बुक किया, फिर वहाँ तक आए, फिर वहाँ से कैब के जरिए से हम दिल्ली तक आए। तो जब आपने आँख से पट्टी हटाई तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई उनकी कैब वैब नहीं थी? कोई नहीं थी, वो सब जा चुके थे आपको हाँ, छोड़ के, ड्रॉप वो करके? गाड़ी एक व्यक्ति रुका था हमारे पास, आंखों से कि पट्टी बांधे रखना। उन्होंने हमारा जो मोबाइल था कि अपना ये मोबाइल पकड़ो, अपने ये पकड़ो वॉलेट, आपके जो आईडी है, और गाड़ी उन्होंने आगे कर दी ताकि नंबर ये ना पढ़ लें या जो भी उनका उद्देश्य होगा। और चूँकि उन्होंने बोला था कि इतने देर के बाद पट्टी खोलना, इतनी देर में वो गाड़ी में बैठकर आगे रवाना हो गए। तो दिन के कितने बजे पहुंचे तो आप वहाँ थे मसूरी में जब आपकी पट्टी खुली? 6 या 6:30। सुबह के 6-6:30 नहीं, बजे? सुबह के नहीं, शाम के? शाम 25 जुलाई को? हाँ, जिस दिन धर्मेंद्र जी ने तो आपको पता भी नहीं चला होगा? इस्तीफा तो 2:40 में हो गया था। हाँ, पर नहीं पता चल गया था क्योंकि वो मोबाइल से स्क्रॉल कर रहे थे पुलिस वाले। हाँ, क्या बातचीत कर रहे थे, मतलब कैसे पता चला आपको? तो उसमें आ रहा था कि फ्लैश बैक धर्मेंद्र प्रधान, ब्रेकिंग न्यूज, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। तो उन्होंने हमें बताया भी कि आप खुश हो जाइए, जिस उद्देश्य के लिए आप आए थे वो आपका पूरा हो गया है और आप शांति से अब घर जाके अपना कार्य करना। तो रास्ते में बोल भी रहे थे आपको? हाँ। अच्छा जुनैद साहब, यहाँ एक सवाल है, जो बड़े अफसर ने आपसे सवाल किया, क्या तब आपको पट्टी उतारने के लिए दिया या तब भी पट्टी में थे? पट्टी तो पूरे समय रहा, मतलब 24 घंटे आपको पट्टी बांध के रखा गया? हाँ, पूरे समय पट्टी रहा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई गलत हमारे साथ नहीं। लेकिन ये भी गलत है कि अपनी पहचान नहीं बताना, आपको उठाना, हो सकता किसी को उन्हें पता ना चले, ऊपर ऐसा से कोई निर्देश मिला होगा, तो मुझे नहीं लगता वो स्वयं से अगर निर्देश भी मिला तो भी गलत है। ऊपर से ये सब। तो इतने घंटे आप गायब रहे शाम से, है ना, 24 घंटे तकरीबन हो गए थे। तो यहाँ जो CJP के जो लीडर्स है, जो पूरी टीम है, आप चूँकि टीम का हिस्सा थे, तो उन लोगों ने कोई आपकी खोजी तलाशी की, कुछ जानने की कोशिश की? कहा है जुनैद वो तो भाई? मुझे पता नहीं है उन्होंने क्या किया होगा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं ये कह सकूं कि उसका फ़ोन कॉल आया या कुछ आया। और उस दिन चूँकि खुशी में इतने सारे लोग थे, खुशी में थे, हो सकता था वही समझ रहे हूँ कि यहीं कहीं पर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा या कुछ होगा, तो ये भी बात। तो आप वहाँ से कब पहुँचे दिल्ली वापस?
लगभग फिर हम जामा मस्जिद तक का हमने किया था बुक, तो लगभग 11 या 11:30 का टाइम। तो आप पहले कहाँ पहुँचे? जंतर मंतर आप नहीं, पहुँचे पहले या कहाँ तो आए वो वहाँ से तो वापस? चूंकि पुलिस ने भी ऐलान कर दिया था, आयोजक भी जा चुके थे, तो वहाँ पे जाना तो फिर उचित नहीं लगा। और तो लोग भी अधिकतर जा ही चुके थे। जब आयोजक ही नहीं बचे तो जब पुलिस उन्होंने ऐलान कर दिया कि सभी प्रदर्शनकारी उसको छोड़ दें, तो इसलिए वहाँ पर जाने का कोई औचित्य नहीं बनता था। 2 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अब तो उनको मौका मिला होगा आपसे बात करने का, अभिजीत दीपके और उनकी टीम को। अभिजीत भाई, मैंने भी जो उनका फ़ोटो देख रहा था पोस्ट किया, वो बीमार है, उनको ड्रिप वगैरह लग रही थी वो, और प्रोटेस्ट में इतने लंबे समय तक थक भी जाते हैं। हो सकता है उन्हें समय ना मिला हो, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मुझे पूरी आशा है कि वो अवश्य ही मुझे फ़ोन करेंगे। और मेरे सौरभ दास ने, किसी और ने टीम में से? नहीं, आशुतोष जी थे उस दिन 25 की, जैसे मुझे वीडियो भी देखा, 25 के दिन में उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, बोला कि हमारे जुनैद भाई को, उनके परिवार को, जो कि मेरे बारे में उनको पता नहीं था। आपकी फैमिली के बारे में था पता? हाँ, फैमिली के बारे में तो पता था, क्योंकि हम स्वयं ही बताए थे उनको, तो अच्छा, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आपकी कोई उम्मीद या चाहत है अभिजीत दीपके से कि वो सरकार से इस बारे में बातचीत करे कि क्यों आपको परेशान किया जा रहा है पुलिस की ओर से आपके परिवार को? अगर संभव है वो कर सकते हैं तो करना चाहिए, बाकी आपको लगता है करना चाहिए? हाँ, अब बाकी लीगल टीम हमारी लगी हुई है, लेकिन बिल्कुल करना कार्य चाहिए, कर- आपको भी लगता है शम्स रत्ना जी जो लीगल टीम कि में बात हैं, करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल CJP करना लीडर्स चाहिए, को? बल्कि रिपोर्ट तो ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में फायरिंग हुई है, असम में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की वजह से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, और कोलकाता में 11 को। मोस्टली उसमें एक समुदाय विशेष के लोगों हाँ, को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल। उनको निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में जैसे एक को टारगेट किया जा रहा है, जामिया में भी अगर आपको याद हो 5 बल्कि स्टूडेंट्स मेट्रो को, स्टेशन पे 5 को तो ज़ेबा ने बचाया, जिनको पुलिस वैन में भर के लेकर जा रही थी जामिया मेट्रो पे। रात की ये घटना है। तो अभी तो खैर आपकी मुलाकात नहीं हुई है ना किसी से, तो आपको लगता है कि अभिजीत, सौरभ दास इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि चूँकि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, सभी स्टूडेंट्स थे बिला मजहबी तफरीक के, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो जब एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है तो लोग इसको इशू बनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे? हाँ, शायद उन्होंने, मैंने कोई ट्वीट या पोस्ट देखी, उसमें उन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी, शायद रत्ना ने किया कि मुस्लिम लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, इस प्रकार की भाषा उसमें लिखी थी, और वो वास्तविक भी है। बाकी मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि उन्हें समय नहीं मिला होगा, अगर समय मिलती हो अवश्य ही बात करते। तो वो जो टीम थी उनकी कोर कमेटी, कितनी तरह की टीम बनी हुई थी? आप भी किसी टीम का हिस्सा थे वहाँ का? कुछ फैसलों में आपकी शिरकत थी जंतर मंतर पर? जो हाँ, मीटिंग होती थी हमारी, और हम अपने सुझाव रखते थे, और अगर बाकी लोगों को लगता था कि सुझाव अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट भी करते थे, ऐसा नहीं है। तो आगे क्या प्लान है आपका? इस प्रोटेस्ट से जुड़ के रहना है, CJP से जुड़ के रहना है, या कुछ और? चूँकि आपका है पॉलिटिकल मिजाज है, या समाजवादी पार्टी में या जाना अपनी है? वकालत जारी रखनी नहीं, है? वो वकालत तो जारी ही रहेगी, लेकिन हम अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ उठाना जारी रखेंगे। अब उसमें हम किसी पार्टी का या उसका कोई वो नहीं है। CJP से आप जुड़े नहीं रहेंगे ऑफिशियली? वो अब अभी तो ये चीज़ समाप्त हुआ है, भविष्य के गर्भ में है, तो अब क्या होता है क्या नहीं, वो उनका अगला स्टेप क्या रहता है उसी के आधार पर कुछ सोच पाएंगे। शुरुआत में हमने देखा था अभिजीत दीपके ने आपको बहुत सराहाया था, आपसे गले भी मिले थे, आपका शुक्रिया अदा किया था। हम मानते हैं कि जब 25 तारीख को जीत हुई तब भी आपको उनको खोजना चाहिए था, आपको गले लगाने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन ठीक है, जश्न मना रहे थे, खो गए होंगे उसमें, अगला दिन भी बीत गया, और जबकि 3 दिन पहले आपके घर वालों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। तो ऐसे में सवाल या फिर आपसे फ़ोन करके एक बार मेरे घर वालों के बारे में जब कुछ बताया, कुत्ते की घटना मुझे काटा, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा था, उन्हीं का फ़ोन आ रहा था, वो मेरे घर वालों। लास्ट आपकी 24 तारीख को बात हुई है उनसे? हाँ। फिर आज तो संजय सिंह, इमरान मसूद ने भी कॉल किया, और लोगों के फ़ोन आए, और इसके अलावा भी अन्य हज़ारों
नहीं, लाखों लोगों की प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं और उसी के बल पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वरना तो सब लोग आपके साथ है। सोशल मीडिया पर लगातार आपको हाँ। सपोर्ट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, आपको बल्कि खोजा जा रहा था 25 तारीख को कि कहाँ है जुनैद, जब जश्न मनाया जा रहा है। हम भी नहीं, वहाँ और हमारी जो सीजेपी वाले लोग हैं उन पर भी लोग बहुत दबाव डाल रहे हैं कि जुनैद कहाँ है, उसको आवाज़ उठाइए। रत्ना जी का फोन आया कि जुनैद जी लोग अब मुझे लिंच ही कर देंगे, तुम आके वीडियो रिलीज करो बिल्कुल और बोलो कि मैं सही हूँ और ये तो सब। फिर आज तो आपने वीडियो रिलीज किया आपने, हमने देखा। तो हमारे साथ थे जुनैद भाई, आपकी मैंने मुलाकात कराई जुनैद भाई से और बहुत सारे सवालात आपके रहे होंगे, जुनैद भाई ने उनका जवाब दिया और जुनैद भाई ने पूरी डिटेल्स बताई क्या है। और सबसे अच्छी बात यह कि जुनैद भाई लॉ मुकम्मल कर चुके हैं, तो एडवोकेट हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मौलाना हैं, हाफिज़ हैं, लेकिन हिंदी इतनी खालिस जुनैद भाई ने बोली है कि मुझे भी बहुत सारा समझ में आया है। आपको समझ में आया होगा तो बताइएगा। तो शुद्ध हिंदी ऐसे बोलेंगे ना, तो शुद्ध हिंदी जुनैद भाई बोलते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में। पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान है। पुलिस ने इतना कुछ किया, बावजूद इसके उन्होंने कहा कि पुलिस को निर्देश आया था या अभिजीत दीपकी की तबीयत सही नहीं थी, बात कर लेंगे। तो और ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की आला मिसाल कायम की है जुनैद भाई ने और छात्रों के लिए शुरू से आवाज़ उठाते रहे, आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, इतनी रात में आप हमारे स्टूडियो में आए, हम लोगों ने बातचीत की है। धन्यवाद आप, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।